अच्छा मलिक साहब, असल मसला ये है कि ये जो ज़ात पात जी जी ये जो मुख्तलिफ हवाले हैं हमारे, हम उसमें प्राइड भी लेते हैं, कबीला है। और हम तो अराइयों के इसलिए भी शुक्रगुजार ही नहीं हैं, उनके मुरीद हैं, क्योंकि बुल्ले शाह इनायत का मुरीद था। जी जी तो अगर बुल्ले शाह अराइयों का मुरीद हो गया है जी जी तो क्या कहा था, बुल्ले नूं समझावन आइयां भैणां ते भरजाइयां कि बुलिया की आल अब नबी औलाद नबी दीखां लाइयां छड़ दे पल्ला राइयां। तो बुल्ला कहता है कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाऊं, जेड़ा सानू राई आखे जन्नत पींगा पाइयां। मतलब इतनी कमिटमेंट थी। अच्छा मलिक, आप बात कर रहे थे शाह इनायत की। जी जी कि वो आपकी लड़ी के थे। हाँ, मेरी नानी दादी। और उनको उर्स पे जाते थे तो कहते थे बाबे मियाँ से चल रहे हैं, मतलब एक पर्सनल उनके साथ। जी जी जी। तो मोहम्मद रफ़ी के हवाले से आपने एक किस्सा सुनाया। वो थे इनके याद में थे, मेरी नानी दे ताया जी सन। अच्छा। मियाँ सराजुद्दीन, बड़ा ने बताया हुआ है, मैंने तो देखा नहीं था, वो पाकिस्तान में वाले फौत हो गए थे। तो कहते हैं कि उन्होंने कोल बड़ा कोई इलम हैगा सी, तो सारे हिंदू सिख मुसलमान ना बच्चों को कन्वेडे नहीं हो जाते, वो आंदे सन दम शम करा के ये वो, तो उन्हें कोल इलम हैगा सी। तो एक कहते हैं कि पार्टियों बाहर एक पिछल पैरी हैगी सी, चुड़ैल थी, तो वो लोगों को तंग करती थी। अच्छा। तो वो सारे लोग गए मियाँ साहब को कि जी मियाँ जी तुसी पहुंचे हुए हो ते तुसी एदा हल कड्डो। पिछल पैरी मानी चुड़ैल। हाँ। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पिछल पैरी का, हमारे नॉर्थ में बहुत ज्यादा अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे एक पुत्र ने कसम खा के कहा कि मेरी चची पिछल पैरी थी। फिर है भी सही हो उनके। सही कह। तो उनकी तो पूरी जितनी भी रवायत है देवमाला है नॉर्थ की, उसमें पिछल पैरियां और परियां मौजूद है। अच्छा, वो गए आपके वो बुजुर्गों के पास कि जी पिछल पैरी का कुछ करें। आहो, मियाँ सराजुद्दीन के पास। हाँ, तो सुने बड़े पहुंचे। अच्छा, खैर उन्होंने कोई वो जाकर अमल शमल पढ़ देते थे। चुड़ैल उनको कहती होती सराजुद्दीन मैनू बख्श दे, मैं तेरी सत्ता पुश्ता तक नहीं पहुंचांगी। लेकिन कहते ने कि उन्होंने उन्होंने की लिया सी पार्टियों बाहर, की लिया तो मुराद लाइक ठोक दिया था। अच्छा। जो भी। अच्छा, बहरहाल ये किस्सा खत्म हो गया। तो बहरहाल वो चुड़ैल भी मर गई, पता नहीं चुड़ैल तो अब तक अभी है बाहर, वो दूसरी फॉर्म में है। अच्छा। तो अच्छा, तो ये ना ये रहते होते थे चुमाले। हाँ, पार्टी के अंदर। अच्छा, चुमाले का तज़किरा मैंने डॉक्टर साहब बहुत सुना है कि बहुत हिस्टोरिकल। हाँ जी। बल्कि सो मच सो को एक जो कॉन्सेप्ट है कि बुद्ध जो थे महात्मा, वो आए थे जो चुमाले के गिर्द उन्होंने क्याम किया था, कुछ है ऐसी बात? लॉर्ड बुद्धा जो है वो सारी उम्र फिरते रहे हैं। हाँ। तो क़याम में एक जगह नहीं होता था। जी जी। तो इसलिए हो सकता वो यहाँ आए हों। अच्छा जी, चुमाले की आप बात करें। चुमाला सबसे जो मशहूर जगह थी ना, जहाँ पे मौलाना गुलाम मुर्शिद का घर था। अच्छा, ये बादशाही मस्जिद के बादशाही मस्जिद गुलाम, तो ये बाबा जी के दोस्त भी थे। अच्छा। तो मैं छोटा जो ना सा वो उनका जिक्र बाद में करते, चलो मौलाना गुलाम मुर्शिद करते हैं। तो हम बादशाही मस्जिद जाते होते थे ईद नमाज पढ़ने। तो अब्बा जी ने कहना कि मौलाना गुलाम मुर्शिद की आवाज़ है। मैं क्या आवाज़ तो आ रही है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो खैर बात आई गई होगी। तो एक दिन मैं उनके घर गया, अम्मी भी जाती होती थी, अब्बा भी जाते होते थे। तो मैं क्या बाबा जी जब आप मस्जिद जाते हैं तो आपकी आवाज़ सुनाई देती है, आप नज़र नहीं आते। कहने आ इधर। तो नीचे ना वो बड़ा वो बिजली का मीटर लगा हुआ था उस जमाने में। कहने से मैं इतने खलो जाना, तो इधर मैं बोलता हूँ तो आप लोग सारे उधर सुन लेते हो। मैं छोटा बच्चा था, तो हम सच समझ गए। तो उनके ऊपर जो जहाँ पे बैठते होते थे, नहीं मतलब लाउड स्पीकर था ना? लाउड स्पीकर नहीं, बिजली का मीटर था। नहीं तो किस तरह उनकी आवाज़ जाती थी? ओहो, मैंने
झूठ बोल मतलब मुझे मैं बच्चा था ना तो मुझे वो एक कि मैं इतना बोल देना तुहानू आवाज आ जाती। अच्छा तो इनकी मेज पे ना 3-4 7 अप की बोतलें जरूर पड़ी होती थी, लेकिन कभी पियाई नहीं थी। अच्छा तो वो खैर वो जो था। अच्छा, आपके एक आर्टिस्ट भी थे बुजुर्ग, लंबी लंबी जुल्फे रखी, वो अम्मी के मामू थे। अच्छा, वो क्या बनाते थे? वो यही पेंटिंग्स, डिजाइनिंग, ग्राफिक आर्ट्स। कौन? माइकल? नहीं, उनका नाम था मियाँ अशरफ कादरी। अच्छा, बाटी के अंदर। अच्छा, तो वो शादी कहीं बाहर की उन्होंने? वो और जी तो वो थी, वो मेरा ख्याल यूपी के थी। अच्छा, रायबरेली की। अच्छा, तो आप जाते किस तरह आपका इस्तेमाल करती? इस्तेमाल तो अच्छा होता था। आप अपने वाले साहब के साथ जाते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैं और अब्बा जी ने जाना तो बैठे रहना तो चाय पूछनी नहीं कि पी लो। तो जब जाने लगते थे, हाँ भाई वही बैठो कुछ खा पी लो, जैसे आए थे वैसे ही चलिए। अब ये कहना चल यार उठ के चलिए, हम चले जाते। अच्छा जी, वो जो थे ना मियाँ सिराजुद्दीन, जिन्होंने पिछल पैडी किली सी, इनके घर आता था मोहम्मद रफ़ी। कहते ने उदों 16 साल का हैगा सी, 16 साल का ना। तो इनकी मुट्ठी चापी करना, इनकी जुल्फ तराशी, दाढ़ी शाड़ी बना देनी। तो उन्होंने कहा एक दिन, बड़े बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मियाँ जी मेरे लिए दुआ करो कि भाई मैं बड़ा गुलूकार बन जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फलाने दिन तो जाएंगी रावी के किनारे, तो उधर जाके ना तो जितनी भी तेरी ताकत है ना, तो आप ऊंचा सा कोई भी राग कोई भी ते गाई। लो जी, मुकर्रर दिन ते वो गया, खैर गाऊ के वापस आया। तो जब घर आया ना तो पता चला कि मियाँ साहब फौत हो गए। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर तो शायद बड़े लोग थे। तो करामत कुरामत तो होगी। आपके एक बुजुर्ग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मेरा पतंगे भी बनाना सिखाते, वो थे मियाँ मजीद के अब्बा जी, मियाँ अब्दुर्रहमान इजाज। अच्छा, पतंगे बनाना आओ मेरा नाना। हाँ जी, ये मैं छोटा होता था, मेरा ख्याल है 1970-71। तो ये बाहर वो दयाल बामन का मोड़ था, तो इधर बैठ के वो बसंत आने से पहले ना महीना 1.5 महीना पहले तैयारियां शुरू होती थी। मियाँ मजीद के वालिद साहब बनाते थे? वो मेरे नाना भी। आपके नाना भी? ये शतीर करने शुरू करने, उन्होंने सेक लवाना, ये वो। तो ये पतंगे मैंने नाना की बनी पतंगे तो मैंने खुद देखी। अच्छा, हाँ, पतंगे गुड्डे, उन्होंने टांगे होते थे। तो ये भी तो एक फॉर्म ऑफ आर्ट। हाँ जी, पतंग बनाना बड़ा मुश्किल काम। हाँ जी, उसका शतीर जो है ना उसका। और उस जमाने में और कहा जाता है कि भाई उनकी बनाई हुई पतंग कोई काट नहीं सकता। वो थे मियाँ अब्दुर्रहमान के आई थिंक बड़े भाई थे। अच्छा, तो असि सुने हैं कि भाई पाकिस्तान बनने तो पहले ना जब बसंत आती सी या और भी, उन्होंने पतंग आज तक किसी ने नहीं कटी। तो आगे से उनका बेटा भी पतंगबाज था, वो भी खुद ही बनाता था। उसका आगे से बेटा वो भी खुद ही बनाता था। अच्छा। फिर ये पाबंदी लग गई पतंगबाजी, तो बेचारों ने बनानी छोड़ दी। उम्मीद है कि इस दफा शायद इजाजत मिल जाए। इजाजत मिल रही है कहते ने। पर वो रौनक नहीं रहेगी जो होती थी। एक दफा मुनक़ता हो गई तो दोबारा, जिस तरह पुराना अखबार जो होता है वो बंद हो जाए, उसको दोबारा निकालें तो वो चलता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मलिक साहब बात कर रहे थे बागबानपुरा, जो इनके बड़े थे महंगा साहब, उन्होंने आबाद किया। तो एक किताब है हमारी आबाई बस्ती बागबानपुरा और उसके मारूफ ख़ानदान, ये मियाँ सईद अहमद ने लिखी है और बड़ी तफसील से, इसमें कोई फैंटेसी नहीं है, रियल हिस्ट्री है और मुख्तलिफ जो फेमस आराई हैं उनकी तफसील लिखी हुई है। ये नायाब है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप हमसे रब्ता करें तो हम इसकी तफसील दे सकते हैं। इसी सिलसिले में जो ज़ात पात का सिलसिला है, मुतालिया कर रहा था। ये अर्सा पहले, बहुत अर्सा पहले मैंने किताब पढ़ी थी यूरी गंगोस्की की पाकिस्तान की कौमियतें।
ये मास्को से शाया हुई थी, इसका उर्दू तर्जुमा भी शाया हुआ। इसको अगर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ना, ज़ात पात पर यकीन उठ जाता है, क्योंकि कोई कहीं से आया, कहीं आबाद हो गया, वहाँ से उठे वहाँ चले गए, पाकिस्तान की कौमियतें। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि इनकी तहकीक के मुताबिक पंजाबी ज़ुबान जो है, सबसे पहले जो बुद्ध भिक्षु थे उन्होंने अपने जो मजहबी गीत थे उनमें इस्तेमाल की। नो, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि बुद्धिज़्म डोमिनेट करता है पूरे सब कॉन्टिनेंट। लाहौर को भी मतलब ये स्तूपे कहाँ तक आते हैं, और वहाँ से मुल्तान भी। मौजूदारों के ऊपर जो मेन है वो स्तूपा है, वो इज नॉट पार्ट ऑफ मौजूदारों। तो इसका मतलब है कि 1,500-2,000 साल पहले वो जो गीत लिखे उन्होंने पंजाबी में लिखे। यूरी गंगोस्की ने कहा है कि उसके बाद एक थे हिंदू भगत थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने कुछ लिखा। उसके बाद उन्होंने बाबा फरीद का तज़किरा किया। यानी पंजाबी ज़ुबान की इतनी पुरानी मतलब एक तारीख़ है। ये डॉक्टर एजाज अनवर की किताबें हैं, ये क्वापरा से मिल सकती हैं, 19 बुक डिपो गुलबर्ग से मिल सकती हैं। क्वापरा जाएंगे तो हमारे जावेद अहमद साहब फेमस आर्टिस्ट, वो आपकी पजीराई करेंगे। उसके बाद इनकी किताब है नई रीसा शहर लाहौर दियाँ, अंग्रेज़ी में लाहौर री इनकारनेटेड। और उसके बाद ये किताब एक और है, द पाकिस्तान टाइम्स में ये कॉलम लिखते थे, उनके कॉलम्स का ये कलेक्शन है। और उस ज़माने की आर्ट की दुनिया की एक मबसूत तारीख़ है। और फिर रेनेसांस ऑफ ओल्ड लाहौर, मैं आपको बता चुका हूँ कि जितना काम डॉक्टर साहब ने लाहौर पर किया है और वाटर कलर में जिस तरह महफूज किया है, मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कोई ऐसा शख्स, इतना बाकमाल शख्स इसको दोबारा करेगा। और दोबारा इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तमाम जो थे आसार वो मुनहदम हो चुके हैं या कर दिए गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक गुजारिश है, और वो ये है कि आपने लाहौर की जो तारीख़ी इमारत हैं उनको मुसव्वर किया, और उनमें से बेशतर मुनहदम हो चुकी हैं या कर दी गई हैं। अब चूँकि गोलबाग की शामत आई हुई है, तो कुछ पता नहीं कि कल कलां लॉरेंस गार्डन या जनाबाग की शामत आ जाए, क्योंकि वो भी तो प्राइज लैंड है ना, वहाँ भी तो एक पार्किंग प्लाजा बन सकता है। तो अगर आप उसके दरख्तों को, और दरख्त मैं सजेस्ट करूँगा, वो दरख्त जहाँ मैं परिंदों से बातें किया करता था, जहाँ चमगादड़ें थी, तो उनको आप पेंट कर लीजिए, क्योंकि मुझे खदशात हैं बहुत सारे। और वो जो शेर मेरे नाम से खामखा मंसूब हो गया है कि तुम दरख्तों को हौसला देना और मैं परिंदे लेकर आता हूँ, तो दरख्तों को हौसला कौन देगा? अगर हम परिंदे ले आते हैं, वहाँ दरख्त नहीं है, तो वो घोंसले कहाँ बनाएंगे? और वैसे भी जबर के मौसमों में कहते हैं कि परिंदे मर जाते हैं, तो हमारे नसीब में दरख्त नहीं, मुर्दा परिंदे।